शक्ति के बारे में बताया था। आज मैं आपको सत्ता के बारे में बताऊंगी। बच्चों, जब हम सत्ता की बात करते हैं तो हमें स्पष्ट पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति या देश अपनी शक्ति को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए अनेक प्रयास करता है। जब उसकी शक्ति को जनता का औचित्यपूर्ण समर्थन प्राप्त हो जाता है तो वह सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। सत्ता का बच्चों इतिहास बहुत पुराना है। राजनीतिक शक्ति के प्रादुर्भाव के साथ ही सत्ता का भी अस्तित्व कायम हुआ है। प्रत्येक राजनेता को अपनी शासकीय नीतियों को लागू करने के लिए औचित्यपूर्ण सत्ता की बच्चों आवश्यकता पड़ती है। सत्ता राज्य रूपी शरीर की आत्मा है और विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं, शक्ति, प्रभाव तथा नेतृत्व का मूल उपकरण है। इसी के माध्यम से समन्वय, निर्णय निर्माण, पराक्रम, अनुशासन, प्रत्यायोजन जैसी व्यवस्थापक प्रक्रियाएं संभव होती हैं। बच्चों, मानव सभ्यता के विकास के साथ ही किसी न किसी रूप में सत्ता राजनीतिक चिंतन का आधार रही है और इसे राज्य से भी अधिक प्राचीन और मौलिक माना जाता है। सभी उदारवादी लोकतंत्र में आजकल जो लोकतंत्र स्थापित है उनमें सत्ता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अवधारणा का सुकरात, प्लेटो, ऑगस्टीन, एक्विनास, मैकियावेली, बोंदा के चिंतन में क्रमिक विकास हुआ है और उसे आधुनिक रूप प्रदान करने में बच्चों मैक्स वेबर, लासवेल, साइमन बायस्ट्रेड, माइकल कर्टिस आदि विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब बच्चों, मैं आपको सत्ता का अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में बताऊंगी। बच्चों, बायस्ट्रेड ने कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। दूसरा, बीच ने ये बोला है कि दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार सत्ता है। हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। एलन ने कहा है कि सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु प्रदान की गई शक्तियां एवं अधिकार सत्ता कहलाते हैं। इस प्रकार बच्चों, सत्ता में दो तत्व हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। पहला, अधिकारी वर्ग जो कि आदेश देता है, और दूसरा अधीनस्थ वर्ग जो कि आदेश की पालना करता है। बच्चों, इस प्रकार मैं आपको सत्ता का ये अर्थ बताने का प्रयास करूंगी कि सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत भी है, यानी कि अधीनस्थों के द्वारा उसको स्वीकार किया गया है, सम्मानित भी है, जिसका सम्मान किया गया है, क्योंकि ये जो आदेश जो है वो हमें हमारे देश के परिस्थितियों काल और जो हमारे देश की परंपराएं हैं उनके अनुरूप है और हमारे हित में है, तो इसका ये सम्मान करते हैं और हमारे लिए वो औचित्यपूर्ण भी है। तो सत्ता क्या हुआ? सत्ता वह शक्ति है वो जो कि स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण हो। हमें अच्छे से पता है कि हम इसका पालन क्यों कर रहे हैं। अब मैं सत्ता की प्रकृति के बारे में बच्चों बताऊंगी। इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी सत्ता की प्रकृति को बताने से पहले ही मैं बताना चाहूंगी कि सत्ता के दो पक्ष होते हैं। पहला, निर्णय लेने और आदेश देने वाली उच्च शक्ति, तथा दूसरा, उच्च शक्ति को प्राप्त अधीनस्थों की सहमति। इन दोनों तत्वों को दृष्टि में रखते हुए सत्ता को इस प्रकार में परिभाषित किया जा सकता है कि अधिकार सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने तथा उनका पालन करवाने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार है जिसे अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है। अब मैं बच्चों आपको सत्ता की प्रकृति के बारे में बताऊंगी। प्रोफेसर बीच ने सत्ता की जो प्रकृति है उसके लिए सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जो दो प्रकार के सिद्धांत है, औपचारिक सत्ता सिद्धांत और दूसरा जो है वो है स्वीकृत सत्ता सिद्धांत। ये सिद्धांत इस प्रकार से हैं। औपचारिक सत्ता सिद्धांत के अंतर्गत बच्चों,
को आदेश देने का अधिकार माना जाता है और सत्ता का प्रवाह जो है वो ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं वो नीचे जो अधीनस्थ हैं उनको आदेश दे रहे हैं। यानी कि इसका प्रभाव, सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है और यह अधिकार व्यवस्थाओं एवं संगठनों में विशिष्ट और वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है और इसे आदेश या सत्ता का एक पदक्रम बन जाता है। बच्चों, सत्ता के पीछे व्यवस्था या संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। इस शक्ति के कारण ही इसे स्वीकार किया जाता है। सत्ता आवश्यक रूप से सत्ताधारी की व्यक्तिगत श्रेष्ठता को नहीं बतलाती, बल्कि सत्ताधारी तो व्यवस्था या संगठन में अंतर्निहित शक्ति का कार्यशील प्रतीक मात्र है। बच्चों, दूसरा जो सिद्धांत है वो इन्होंने स्वीकृत सिद्धांत दिया है। यानी कि स्वीकृत सिद्धांत क्या है कि सत्ता कानूनी रूप से तो केवल औपचारिक होती है, किंतु वास्तव में सत्ता या आदेश देने के अधिकार की सफलता जो बच्चों वो अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। जब अधीनस्थ अपनी समझ और योग्यता के दायरे में आदेशों को स्वीकार कर लेते हैं तो यह स्थिति सत्ता स्थिति बन जाती है। बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव में लिखा है कि अधीनस्थ आदेशों को स्वीकार करे, इसके लिए 4 शर्तें पूरी होना आवश्यक है। पहली, अधीनस्थ अधिकारी आदेश अथवा सूचना को समझता या समझ सकता हो या नहीं। दूसरा, अपने निश्चय करने के समय उसका यह विश्वास हो कि आदेश संगठन के उद्देश्यों के साथ असंगत तो नहीं है। निर्णय लेने के समय में वह यह सोचता हो कि एक समग्रता के रूप में संबंधित आदेश उसके व्यक्तिगत हितों के अनुकूल है तथा वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उस आदेश की अनुपालना की क्षमता रखता हो। वास्तव में सत्ता की प्रकृति के संबंध में ये जो सिद्धांत है इसमें कुछ दुर्बलताएं भी है, इसे अतिवादी भी कहा जा सकता है। इन दोनों सिद्धांतों की सत्यताओं को ग्रहण करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण का भी बच्चों विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत सत्ता की अवधारणा संस्थाकृत औचित्यपूर्ण शक्ति और अधीनस्थों की स्वीकृति दोनों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है और राजनीति विज्ञान में इसी को स्वीकार भी किया गया है। बच्चों, सत्ता के स्रोत भी होते हैं या सत्ता के प्रकार भी बहुत सारे होते हैं। सत्ता का सबसे जो पहला प्रकार है जिसको कि अपन ने मैक्स वेबर की बात की थी, शक्ति को 3 प्रकार की मैक्स वेबर ने बताया था और सत्ता को भी 3 प्रकार का बताया है मैक्स वेबर ने। पहली परंपरागत, दूसरी बौद्धिक कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता और तीसरी करिश्मात्मक सत्ता। बच्चों, जो परंपरागत सत्ता है उसके अंतर्गत जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा हमेशा से ही होता आया है तो सत्ता का यह परंपरागत रूप कहा जाएगा। और वैधानिक, बौद्धिक, कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता के अंतर्गत जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि यह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ सम्मत है जिसे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं, तब इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिक कानूनी माना जाता है। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है। इसके अलावा करिश्माई सत्ता की जब हम बात करते हैं तो जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों को इस आधार पर न्याय संगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है, तब इसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। इस सत्ता स्थिति में प्राय कोई प्रत्यायोजन नहीं होता और अधीनस्थ अथवा कर्मचारी जो है वो सत्ताधारी के व्यक्तिगत सेवक के रूप में आचरण करते हैं। अधीनस्थ अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता के करिश्माई एवं आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। मैक्स वेबर केवल औचित्यपूर्ण सत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। मैक्स वेबर ये बतलाते हैं कि बौद्धिक कानूनी सत्ता कमजोर और भंजनशील होती है, अतः इसे सबलता प्रदान करने के लिए इसमें परंपरागत और करिश्माई सत्तत्वों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब मैं बच्चों आपको सत्ता के आधार बताने की, सत्ता के पालन के आधार या सत्ता पालन के आधार बताने की कोशिश कर रही हूँ। सत्ता के पक्ष में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करते हैं। सत्ता की प्रकृति के संबंध में
मुख्य रूप से जो दो सिद्धांत है, औपचारिक सत्ता सिद्धांत और स्वीकृति सिद्धांत, में इस प्रश्न की स्पष्टतः व्याख्या की गई है। इसके अतिरिक्त मैक्स वेबर, मेरी पार्कर फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा भी इस संबंध में विचार व्यक्त किए गए हैं। लेकिन इस संबंध में साइमन के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। साइमन ने सत्ता पालन के 4 आधार बताए हैं। पहला विश्वास, दूसरा एकरूपता, तीसरा दबाव और चौथा वैधानिकता। साइमन ने कहा है कि विश्वास सत्ता के पालन का संभवतः सबसे प्रमुख आधार होता है। अधीनस्थ जो है सत्ताधारी के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों की पालना करते हैं। इस कारण सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होता है, सत्ताधारी के आदेशों की पालना उतनी ही सरल और स्वाभाविक हो जाती है। लेकिन जब विश्वास की स्थिति को आघात पहुंचता है तो सत्ताधारी के लिए आदेशों की पालना करवाना उतना ही कठिन हो जाता है या उतना ही मुश्किल हो जाता है, और आदेशों का पालन करवाने के लिए दबाव की शक्ति का सहारा भी उसको लेना पड़ सकता है। इसके अलावा एकरूपता, यह मानव स्वभाव है कि वह उन लोगों के परामर्श, सुझाव और आदेशों को अधिक महत्व देता है जो उसके साथ विचारों और आदर्शों की एकरूपता रखते हैं। सत्ता पालन के प्रसंग में एकरूपता के महत्व को स्वीकार करते हुए ही राज्य व्यवस्थाएं उदारवाद, साम्यवाद, फासीवाद में से अपने अनुकूल किसी विचारधारा का प्रतिपादन करती है तथा राजनीतिक नेतृत्व अधीनस्थों एवं सामान्य नागरिकों को अपने अनुकूल ढालने का प्रयत्न करते हैं। दबाव भी सत्ता पालन का एक प्रमुख आधार बन जाती है। अनेक बार दबाव और बाध्यकारी शक्ति सत्ता पालन के आधार के रूप में भी कार्य करती है। प्रत्येक संगठन और प्रत्येक राज्य व्यवस्था में अल्प संख्या में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर विश्वास या एकरूपता का प्रभाव कम पड़ता है और जो दमन और प्रभाव की भाषा ही समझते हैं, दबाव की भाषा ही समझते हैं। सत्ताधारी का प्रयत्न यह होना चाहिए कि सत्ता पालन के प्रमुख आधार के रूप में दबाव को अपनाने की आवश्यकता न पड़े। इस दृष्टि से आवश्यक यह है बच्चों कि सत्ताधारी के आदेशों का औचित्य स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा वैधानिकता जो है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण सत्ता पालन का आधार बन जाती है। प्रत्येक संगठन में एक पद सोपानात्मक व्यवस्था होती है, यानी हायरार्की सिस्टम होता है। इस पद सोपान में सत्ताधारी को उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों को वैधता प्राप्त हो जाती है। साइमन का कहना है कि सत्ता को इस मान्यता के कारण स्वीकार किया जाता है कि उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। वैधानिकता का महत्व इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि जब कभी सत्ता के प्रसंग में वैधता का संकट खड़ा हो जाता है तब सत्ता का प्रभावशीलता को गहरा आघात पहुंचता है। वास्तव में बच्चों ये सभी तत्व सत्ता पालन के मिले जुले आधार के रूप में कार्य करते हैं। कभी विश्वास प्रमुख आधार बन जाता है तो कभी दबाव। व्यवस्था की श्रेष्ठता का प्रतीक और प्रमाण यह होता है कि विश्वास सत्ता पालन का प्रमुख आधार हो और दबाव इस प्रसंग में गौण तत्व बना रहे। तब ही अधीनस्थ जो है वो उच्च अधिकारियों के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उन आदेशों का सहर्ष पालन करते हैं। इसके अलावा बच्चों सत्ता पालन पर या सत्ता के ऊपर भी सीमाएं होती हैं। सत्ता को हम फ्री नहीं छोड़ सकते। सत्ता के बिना हम व्यवस्थित समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सभ्य और सुसंस्कृत समाज सत्ता की कुछ सीमाएं भी निर्धारित करता है जिनका पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। सत्ता की सीमाओं का मतलब ये है कि सत्ता के प्रयोग और परिचालन पर प्रतिबंध है जिससे सत्ता का मनमाना प्रयोग न किया जा सके। सत्ता को संवैधानिक कानूनों और राजनीतिक परिस्थितियों में रहकर ही कार्य करना होता है तथा वह संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं और नैतिक अवधारणाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती। सत्ता की ये सीमाएं प्राकृतिक, नैतिक, उद्देश्यगत, आंतरिक, बाहरी और प्रक्रिया संबंधी भी हो सकती है। सत्ता की सीमाओं के बारे में ये बताना चाहूंगी कि जब हम इसकी प्राकृतिक सीमा की बात करते हैं तो संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख हो या न हो, किसी भी राज्य व्यवस्था को यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह नागरिकों को उनके जीवन, सामान्य स्वतंत्रताओं और सीमित संपत्ति से भी वंचित कर दे। यह सत्ता की प्रथम प्राकृतिक एवं अनिवार्य सीमा है और सीमा का उल्लंघन करने वाली सत्ता का पतन भी निश्चित हो जाता है। इसके अलावा नैतिक और धार्मिक विश्वास, नैतिकता और धार्मिक विश्वास भी सत्ता की अनिवार्य सीमा है। जब कोई सत्ता नैतिकता और धार्मिक विश्वासों के प्रतिकूल आदेश देती है तब उसका पालन करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
इसके अलावा संस्कृति बच्चों एक बहुत बड़ी सीमा के रूप में कार्य करता है। संस्कृति लोगों के उस जीवन ढंग का नाम है जो अपने आप को कला, साहित्य, धर्म, फैशन, संगीत और आचार विचार के रूप में प्रकट करती है। सत्ता को संस्कृति या समाज के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता और न ही संस्कृति के क्षेत्र में उसके द्वारा कुछ किया जा सकता है। संविधान, नियम और उपनियम जो है वो भी एक प्रकार से सत्ता पर सीमा स्थापित, नियंत्रण स्थापित करते हैं। संविधान राज्य सत्ता का अंतिम स्रोत होता है, अतः सर्वोच्च सत्ता के लिए संविधान के प्रावधानों का पालन आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यवस्था कुशल कार्य संचालन के लिए नियम उपनियम बना देती है। ये नियम उपनियम भी सत्ता की सीमाओं पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य व्यवस्था के आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमताएं भी सीमित होती हैं, अतः ये आर्थिक साधन और क्षमताएं सत्ता को सीमित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके अलावा बच्चों, अधीनस्थों की क्षमताएं और अधीनस्थों द्वारा निर्मित जो संघ है वो भी सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। कोई भी सत्ता अपने निर्णयों को लागू करने के और उसके आदेश मनवाने का कार्य अधीनस्थों के माध्यम से ही करती है, अतः अधीनस्थों की क्षमता की सीमाएं सत्ता की सीमा निर्धारित कर देती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवस्थाओं में प्राय उनमें कार्य करने वाले कर्मचारी अपने निजी हितों की वृद्धि के लिए संघ आदि समूह बनाकर सौदेबाजी करते हैं। यह स्थिति भी सत्ता पर अवरोध लगा देती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो भी सत्ता पर सीमाएं लगा देते हैं। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानून जो है अंतर्राष्ट्रीय, वो कानूनों को बाध्यकारी शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि राज सत्ता द्वारा मनमाने तौर पर इनकी अवहेलना भी नहीं की जा सकती। इन सब के अतिरिक्त बच्चों सत्ता पर और बहुत कुछ सी सीमाएं भी है। प्रत्येक राज्य व्यवस्था के कुछ निर्धारित और उद्घोषित लक्ष्य होते हैं तथा सत्ता इन लक्ष्यों एवं आदर्शों का उल्लंघन नहीं कर सकती। सत्ता की कुछ तकनीकी सीमाएं और कुछ मनोवैज्ञानिक सीमाएं भी होती है। इस प्रकार बच्चों सत्ता पर बहुत सारी सीमाएं हैं जो कि सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करती है। राजनीतिक चिंतन की सार्थकता सत्ता को सामर्थ्य प्रदान करने तथा उसके साथ ही साथ उस पर सीमाएं लगाने में भी है, जिसे सत्ता की जनहितकारिणी स्थिति बनी रहे, यानी कि सत्ता जो है वो जनता के हित में ही संचालित होती रहे। धन्यवाद बच्चों।